जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 22 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। ठीक है, इस शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जीके जीएस करंट अफेयर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो ऐसा पहला कौन सा साम्राज्य था या कौन से शासक थे जिन्होंने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य। सर्वप्रथम ऐसा वंश था जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी? अपने प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य की सहायता से, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म की दीक्षा इसने किसने ली थी? भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात कर ली जाए ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन है वो कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो है ना वह श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहां? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुआ था। किसके दौरान? उपवास के दौरान हुआ था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुणाल। तो यहां पर आप लोगों को यह क्रम से याद होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य ने पूर्वी भारत के क्षेत्रों केरल और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। अगर यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो गई, अब अशोक की बात भी कर लेते हैं। तो अशोक महान कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक महान ने बौद्ध धर्म। कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद वहां का जो भारी रक्तपात हुआ उसे देखकर अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा इसने किससे प्राप्त की? उपगुप्त नामक भिक्षुक से। किससे प्राप्त की? उपगुप्त से। और इसने कई स्तंभ और अभिलेख का निर्माण कराया। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आप लोगों से, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि एसएससी जीडी 2022 की बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों की हो सके और आपका भी इसमें सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सांची को क्या बोला है? सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है? वर्ष 1989 में सांची को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और सांची की बात कर दी जाए तो सांची का निर्माण किसने कराया था? मौर्य शासक अशोक सम्राट या अशोक महान ने। और अशोक की बात कर ली जाए तो अशोक को देवानाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था सम्राट अशोक को। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी ने ही सांची में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है बैंकिंग के संबंध में सीटीएस किसका एक इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का। सीटीएस जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है? तो जीएसटी की सफलता के बाद जब भारत में जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी की सफलता कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी की सफलता के बाद बैंकिंग चेक के द्वारा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें तेजी लाने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई? सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल
एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल की जो स्थापना है ना वर्ष 2018 में की गई। और यह विश्वविद्यालय अपने आप का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय खेलों के अभ्यास कराए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इम्फाल जो है मणिपुर राज्य की राजधानी है। यहां पर क्या पूछा गया है तो आप देखेंगे पूछा जा रहा है मृदा प्रवर्धन और फसल चक्र खरपतवार और कीट प्रबंधन और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु का जो अध्ययन है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो आप देखेंगे फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन, ये शब्द किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा? कृषि विज्ञान में, एग्रोनॉमी में इसका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है दोस्तों पारिस्थितिकीय विकास। किसका विकास किया जा रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन, मतलब इसका संरक्षण किया जा रहा है, मतलब इनका क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। तो पारिस्थितिकी विकास के अंतर्गत यह किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर पूछा गया है टेनिस में ओपन एरा, क्या बोला है? टेनिस में ओपन एरा जो है दोस्तों इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। तो यहां पर ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वर्ष 1968 में, वर्ष 1968 में टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। ग्रैंड स्लैम तो पूरे विश्व में 4 ग्रैंड स्लैम विश्व विख्यात है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है ना दोस्तों वो 1877 में शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? विंबलडन। ठीक है, ये जो है ना आपका ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद किस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई? तो पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रैंड स्लैम आया? यूएसए ग्रैंड स्लैम। कौन सा? यूएसए ग्रैंड स्लैम। तीसरे नंबर पर कौन सा आया? तो आपको याद रखना है फ्रेंच। और चौथे नंबर पर सबसे बाद में कौन सा ग्रैंड स्लैम ओपन हुआ? कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला गया? तो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, यह आपको अच्छा से याद रखना। और इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में बोला है दोस्तों लेबेंग भूमनी। लेबेंग भूमनी जो है किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्रिपुरा राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है जो कि फसल से संबंधित है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है त्रिपुरा राज्य में और जब फसल काटी जाती है तो यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या तो फिर सेंट्रल का एग्जाम, जैसे आपका एसएससी जीडी में पूछी गई। तो यहां पर पूछा गया एग्जाम वॉरियर्स बुक के राइटर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स बुक को लिखा है या एग्जाम वॉरियर्स बुक की रचना की है, इसके राइटर है मोदी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है आप लोगों से मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? क्या पूछा गया है? युग्म का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर आपको युग्म का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है जोड़ी। इस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ी। तो मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे नंबर पूछे जाते हैं कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 का डबल आप लोगों को यहां पर 46 दिया होता है, लेकिन युग्म जोड़ी में पूछे गए हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मनुष्यों में जो नर और मादा होते हैं तो नर और मादा में 22 गुणसूत्र बिल्कुल सेम टू सेम पाए जाते हैं। 22 गुणसूत्र बिल्कुल सेम टू सेम पाए जाते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है ना वह पुरुष में अलग होता है। या यहाँ पर पुरुषों में 23वां गुणसूत्र अलग होता है और मादा में भी यह अलग। तो 23वां गुणसूत्र अलग होता है, बाकी के 22 गुणसूत्र सेम होते हैं।
तो यहाँ पूछा गया मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। नंबर में कितने? 46। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? स्पेशली देख लेना, किसे दिया जाता है? पदक विजेताओं के कोच को। जैसे कि कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम जैसे कि एशियाई खेलों में, या तो फिर ओलंपिक खेल में, या तो फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे कोई पदक जीतते हैं, तो उनके कोच को जो अवार्ड दिया जाता है वह कौन सा दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऐसे कोचों को या ऐसे प्रशिक्षक को दिया जाता है जिसके द्वारा प्रशिक्षण लिए खिलाड़ी ने किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक हासिल किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है ना, वो कितनी है? 15 लाख रुपए। यह आपको पुरस्कारों की राशि भी जरूर याद रखा करो। 15 लाख रुपए जो होती है द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि होती है। अगर बात की जाए कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तो वो कौन सा है? तो वो देखो यहां पर पहला वाला नाम दिया गया, लेकिन वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार। यस, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। यह खिलाड़ियों को दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम कर दिया गया है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पहले इसकी पुरस्कार राशि थी 7.5 लाख रुपए, लेकिन अब इसे कर दिया गया है पुरस्कार राशि को 25 लाख रुपए। कितना कर दिया गया दोस्तों? 25 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है? यहां बोला है पिछले वित्त वर्ष में आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर इसका था 5.8%। देखिए यहां पर ये जो रक्षा बजट है ना, रक्षा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बजट में रक्षा के लिए जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके लिए कितना बजट लाया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, रक्षा बजट वाले क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं। अब देखिए अगर यहां पर हमें ये तो याद नहीं करना, हमें तो 2022-23 का याद करना है कि 2022-23 में जो है ना दोस्तों, वहां 2021-22 में, सॉरी 2021-22 में जो है यह रक्षा बजट पर केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि खर्चा की गई है? तो आप याद रखेंगे 5.25 लाख करोड़। कितने रुपए? 5.25 लाख करोड़ रुपए जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए पास किए गए हैं रक्षा बजट 2021-22 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाते हैं। तो पूछा जा रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1856 से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से वर्ष 1956 में हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम को लागू किया गया। इस कानून के तहत जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके दोबारा विवाह को क्या किया गया? वैध माना गया। ठीक है, वैध माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो पूछा है विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अब यहां पर आप लोगों को मुझे एक आंसर कमेंट करके बताना कि बताइए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आप मुझे बताएंगे। ये तो मैं आपको बता सकता हूं, पर इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि आपको पता भी है या नहीं। तो विलियम जोन्स कप के जो खेल है ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, दिसंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 2020 का, वैसे इसका आंसर क्या था? ओडिशा था। हर साल रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है। काफी सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं रेत से, और यह जो है ओडिशा में हुआ था। यह अभी काम का नहीं है, इसे नहीं याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन तो काम का है क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ था, आपको पता हो, अगर लेवल 6 से लेवल 2 और लेवल 4 का,
तो उसमें जनगणना से डेली मतलब हर शिफ्ट में कम से कम 3-3 या 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो जनगणना काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपको याद होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंगानुपात है 900 से कम है? क्या पूछा है? किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका जो राइट आंसर है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अगर पूछा जाए, भारत का जो लिंगानुपात है ना दोस्तों, वो कितना होता है? लिंगानुपात का मतलब समझते हैं? लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं भारत में, इस हिसाब से। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अब अगर बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का। कितना है? 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है केरल राज्य में। और सबसे कम यदि पूछा जाए, सबसे कम, तो वो है हरियाणा राज्य में। किसमें? हरियाणा राज्य में। कितनी महिलाएं? 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है 943 प्रति 1000 पुरुष। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है भारत में किस राज्य का है? केरल राज्य का है 1084। और हरियाणा का सबसे कम 879। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है फरवरी 2020 में आरबीआई के चलिए इसे तो अब आप चाहे तो याद रख सकते हैं क्योंकि आने वाले समय के लिए जीके बन गया। देखिए कैसे, फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की इसका जो लेखा वर्ष है, किसका? आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वह जुलाई जून के महीने से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या कर दिया गया है? जुलाई और जून के महीने से बदलकर, मतलब जुलाई से स्टार्ट होता था और जून में, अगले साल जून में एंडिंग होता था। अब यह अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल मार्च में समाप्त होगा। तो इससे बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अप्रैल मार्च कर दिया गया है। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय के लिए, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग, बेस्ट हिंदी के क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो देखना है और जीके के भी प्रीवियस ईयर जैसा अभी हम आपको करा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ, और जीके के लिए आप लोगों के लिए डेली जो क्लासेस है मैराथन चल रही हैं उन्हें आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहतर गाइडलाइंस और साथ ही साथ बेहतर गाइडेंस के साथ बेस्ट कंटेंट की क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, और इन सभी वीडियो को जो मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह कि इसमें से बताना कौन सा संगीत समूह। तो यह है ABBA संगीत समूह ने सितंबर 2021 में अपने वापसी की घोषणा की है। क्या की है? अपने वापसी की घोषणा की है। और इसका जो फुल फॉर्म है ना वो क्या है? स्वीडिश वॉक गायन। क्या नाम है इसका? स्वीडिश वॉक गायन समूह है ये। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से कौन सा अनुष्ठान किया जाए। चारों ऑप्शन में देखना है कि किस अनुष्ठान के द्वारा कोई बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। राइट आंसर है इसका हिरण्यगर्भ। प्राचीन भारत में लोगों का ऐसा मानना था कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता है, कौन सा अनुष्ठान? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता है, तो अगले जन्म में जब उसका पुनर्जन्म होगा तो वह क्या होगा? एक क्षत्रिय बनकर जन्म लेगा। भले ही वो इस जन्म में जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन अगले जन्म में क्या होगा? क्षत्रिय होगा। तो ये किस अनुष्ठान के द्वारा होता था? ऐसा लोगों का मानना था, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने से ऐसा होता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है? पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल किस विधि के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो आंसर होगा उत्खनन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? उत्खनन विधि के द्वारा। पृथ्वी के नीचे से जितना भी खनिज निकाला जा रहा है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब किस विधि के द्वारा निकाला जा रहा है दोस्तों? उत्खनन विधि के द्वारा निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा है,
सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, क्या यूएनडीपी के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा येमी अलादे को। यूएनडीपी के सद्भावना राजदूत के रूप में 2020 में एमी अलादे को नियुक्त किया गया। यूएनडीपी की अगर बात कर ली जाए तो यूएनडीपी की जो स्थापना है ना दोस्तों, ये कब हुई थी? तो यूएनडीपी की जो स्थापना है यह वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है यहां पर जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? किनके बारे में जानकारी लेना है? जीव जंतुओं के बारे में और पारिस्थितिकी वितरण के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है? जंतु विज्ञान। क्या है दोस्तों? जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में और पारिस्थितिकी वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या देखिए, टोटल हमारे यहाँ कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो कितनी है? 545। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 545 लोकसभा सीटें हो सकती है, जिसमें से वर्तमान में कितने पर यहाँ पर टोटल मैक्सिमम सर्वाधिक 545 नहीं, जो सर्वाधिक सीमा है ना लोकसभा सीटों की वो कितनी है बेटा? 552 है। कितनी दोस्तों? 552 है। और वर्तमान में अगर वर्तमान में बात की जाए तो कितने पर टोटल पदस्थ जो लोग हैं वर्तमान में कितनी सीटों पर है? 545 सीटों पर है। और भारत में सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य की। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लोकसभा सीटें। और दूसरे राज्य कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य आता है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य आता है। और महाराष्ट्र राज्य में जो सीटों की संख्या है ना वो कितनी है? 48। महाराष्ट्र राज्य में सीटों की संख्या कितनी है? 48। तीसरे नंबर पर जो हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल आता है, तो यहाँ कोलकाता लिख दिया मैंने, पश्चिम बंगाल समझ लेना, इसमें सीटों की संख्या 45 है। तो भारत में जो सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में 545 पर सदस्य पदस्थ हैं। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा ही सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो सीट है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। सबसे नंबर 1 पर कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य 80 सीटों के साथ। दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ। तीसरे स्थान पर कौन सा है भारत में? कोलकाता है 45 सीटों के साथ। तो सर्वाधिक सीटें आपको याद रखनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा है आप लोगों से, बड़े ध्यान से देखिए। बोला है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन चलाया था? नो टैक्स मतलब हमें कोई भी कर नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन चलाया था। मतलब कि हम देखिए अब यहां पर बाढ़ आ चुकी है तो किसानों की कोई फसल तो तैयार हुई नहीं है। अब जब फसल तैयार नहीं हुई तो किसान टैक्स कहां से देगा? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा नो टैक्स कैंपेन चलाया गया था। वल्लभ भाई पटेल की बात कर ली जाए तो वल्लभ भाई पटेल जो है ना भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। और साथ ही साथ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रखना है, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को इसके अलावा एक चीज के लिए और याद किया जाता है, स्वतंत्रता के बाद अभी जो हम वर्तमान भारत देखते हैं ना, यह स्वतंत्रता के बाद भी 500 रियासतों में बटा हुआ था। 500 प्लस रियासतों में बटा हुआ था। तो इन सभी रियासतों को एकत्रित कर वर्तमान जो इंडिया का स्वरूप है वो किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया है महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 1, 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 19 नवंबर 2014 को। कब मनाया गया था? 19 नवंबर 2014 को पहली बार महिला उद्यमिता दिवस मनाया गया था। और हर वर्ष यहाँ 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा पूरा पेपर सॉल्व, जो कि आप लोगों को हमने कराया 22
नवंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो यदि आप लोगों को ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन विद डिटेल्स के साथ देखना है आपको, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन देखना है, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन भी देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी और आप लोगों का भी इस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।